हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे पीओ पोस्ट के लिए देते हैं या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और भी जो अन्य एग्जाम होते हैं वहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी आपसे पूछा जाता है वो भी इसमें कवर किया गया है। और इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर दोनों ही कोर्सेज़ मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है अगर आपका हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इन विच फ्रेंच सिटी हैज़ इंडिया ओपनड इट्स न्यू कंसुलेट जनरल? भारत ने किस फ्रांसीसी शहर में अपना नया महावाणिज्य दूतावास खोला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मार्शले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों ने मिलकर मार्शले में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ओपन किया है। आपको जानना चाहिए कि 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स को ये कवर करेगा। प्रोविंस एल्प्स, कोटे d'Or, कोर्सिका, ओसिटनी और ओवर्जन रोने एल्प्स, इन चारों रीजन को ये कवर करेगा नया कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया। साथ ही इन दोनों ने इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को भी विजिट किया है कैटरैश में, जो कि लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर एनर्जी है यूरोप में। साथ ही इन दोनों ने मेजरगस वार सिमेट्री को भी विजिट किया है मार्शले में और उन इंडियन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। इन विच ईयर इज द चंद्रयान 4 मिशन शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड? चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाना है या किस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2027। चंद्रयान 4 मिशन, जिसका मकसद है लूनर सैंपल्स को वापस अर्थ पर लाना और इस तरह के सैंपल को जो डैमेज ना हो या फिर कंटेमिनेटेड ना हो, तो ये चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा 2027 में। इससे पहले हम मून पर अपने मिशन भेज चुके हैं 2008 में, 19 में और 23 में। पूरी चंद्रयान सीरीज ही रही है और चंद्रयान 4 में एटलीस्ट 2 सेपरेट लॉन्चेस किए जाएंगे LVM-3 रॉकेट के, और ये 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स इस मिशन के कैरी करेंगे जिन्हें ऑर्बिट में असेंबल किया जाएगा। गगनयान और समुद्रयान 2026 में लॉन्च होगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन ये 2028 में लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा 2035 में। देखिए इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब भी कोई एग्जाम हो, याद रखिएगा मिशन, इनमें से कोई मिशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण डेटा दिया है मैंने आपको। Where was the induction ceremony of the third 25-ton Bollard Pull Tug अश्व held? तीसरे 25-टन बोलार्ड पुल टग अश्व की इंडक्शन सेरेमनी कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, नवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम। नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में थर्ड 25-टन बोलार्ड पुल टग अश्व को इंडक्ट किया गया है। ये जो टग्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जिसमें 6 25-टन BP टग्स बाई किए जा रहे हैं तीथागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता से। 12 नवंबर 2021 को ये साइन किया गया था, तो उसी के संबंध में ये तीसरा 25-टन बोलार्ड टग की सेरेमनी आयोजित की गई है नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। अब ये टग क्या करेंगे? नवल शिप्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, सबमरीन्स को असिस्टेंस देंगे अनबर्थिंग के लिए और भी कई तरह के जो कार्य होते हैं उनमें। वेयर वॉज द 63rd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट हेल्ड? सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यूयॉर्क USA। तो भारत ने कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का जो 63rd सेशन है इसमें पार्टिसिपेट किया है न्यूयॉर्क USA में। इस पार्टिसिपेशन में भारत का नेतृत्व किया सावित्री ठाकुर ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है।
दिस सेशन एम टू encourage discussion and collaboration on pressing social development challenges with an emphasis on advancing inclusive social policies and fostering global social well-being. What is the total cost of the contract signed between the Ministry of Defense and BEL for EON 51 systems? EON 51 सिस्टम के लिए रक्षा मंत्रालय और BEL के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की कुल लागत क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 642 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत जो 11 नई जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं और 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स हैं इंडियन नेवी की, उनके लिए 28 EON 51 सिस्टम्स को खरीदा जाएगा और इस डील की लागत रहेगी 642.17 करोड़ रुपए। जो ये EON 51 सिस्टम है, ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइल कंट्रोल सिस्टम है जो कि क्या कार्य करता है? सर्च, डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ टारगेट प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड थर्मल इमेजर डिवाइसेस के जरिए। टिल विच ईयर हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्किल इंडिया प्रोग्राम? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन है 2026। यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2026 तक जारी करने की मंजूरी दे दी है। 8800 करोड़ रुपए की इसका बजट रहने वाला है 2022-23 से 2025-26 तक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान स्कीम, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों को ये तीनों ही कंपोनेंट्स किसके हैं? स्किल इंडिया प्रोग्राम के। बाकी नाम से पता चल रहा है स्किल से संबंधित है ये स्कीम, है ना। आप जानते ही होंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग अर्बन और रूरल पॉपुलेशंस को दी जाती है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ जेंडर बजट एलोकेशन इन द टोटल यूनियन बजट फॉर फिस्कल 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट आवंटन का हिस्सा कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 8.86%। यानी कि जो टोटल बजट है हमारा जो इस बार जारी किया गया, उसमें जेंडर बजट कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। देखिए जो जेंडर बजट एलोकेशन है यूनियन बजट 2025-26 में, ये इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए 2024-25 में तो 6.8% था टोटल बजट का और 25-26 में 8.86% रहा है। 4.49 लाख करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं विमेन और गर्ल्स के वेलफेयर के लिए और 24-25 में 3.27 लाख करोड़ रुपीज़ किए गए थे, यानी कि 37.25% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। इस साल 49 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज़ ने एलोकेशन रिपोर्ट किए हैं, जबकि 2024-25 में 38 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स एंड 5 यूटीज़ ने रिपोर्ट किया था जेंडर बजट। जेंडर बेस्टिंग क्या है? यानी कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि जो पब्लिक फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं केवल मेल ही मेल के लिए आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है, आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें महिलाओं की स्कीम भी हो सकती है, ऐसा हो सकती है 100% महिलाओं के लिए हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कुछ ऐसी स्कीम हो सकती हैं जो महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी हो। तो पार्ट ए 3 कंपोनेंट होते हैं जेंडर बजटिंग के। पार्ट ए होता है 100% फॉर वुमेन, यानी कि पूरा बजट महिलाओं के लिए उस स्कीम का। पार्ट बी होता है 30 से 99% महिलाओं के लिए। पार्ट सी होता है लेस देन 30% महिलाओं के लिए। Which neighboring country of India recently became the 121st country to become part of Elon Musk Starlink? भारत का कौन सा पड़ोसी देश हाल ही में एलन मस्क के स्टारलिंक का हिस्सा बनने वाला 121वां देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन है भूटान। तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट अब ये भूटान में भी अवेलेबल है। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इन्होंने लो ऑर्बिट लो लेटेंसी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराया है भूटान में। हालांकि भारत में ये भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो अभी पेंडिंग है। तो स्टारलिंक ने अपडेट शेयर किया है कि भूटान भी अब इसका हिस्सा बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, मंगोलिया और भी यूरोपियन कंट्रीज़ इसका फ़ायदा ले रहे हैं स्टारलिंक का। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड कराता है अंडर सर्व्ड एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पर नेट की पहुँच नहीं है।
स्पेस एक्स द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। और स्टारलिंक क्या यूज़ करता है, लो अर्थ ऑर्बिट को यूज़ करता है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उनको यूज़ करता है इंटरनेट डिलीवर करने के लिए, क्योंकि जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के काफ़ी पास होती है। अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल सैटेलाइट से तो काफ़ी कम समय लेती है सिग्नल्स पहुंचाने के लिए। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द आरबीआई वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग्स अक्रॉस मार्केट्स रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में व्यापार और निपटान समय पर गठित आरबीआई कार्य समूह का अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, राधा श्याम राठौर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप अनाउंस किया है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देगा, ठीक है, ट्रेडिंग का, सेटलमेंट टाइमिंग का, जो मार्केट है उसकी ट्रेडिंग सेटलमेंट टाइम का, जिन्हें रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। द स्टेप एम्स टू एक्सेस मार्केट एफिशिएंसी, आइडेंटिफाई ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड एक्सप्लोर पोटेंशियल चेंजेस टू ट्रेडिंग आवर्स। इस वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता राधा श्याम राठौर कर रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई में, और 9 मेंबर्स हैं इसमें, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए हैं। Which institute hosted the 32nd session of the Indian Art History Congress? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र की मेजबानी किस संस्थान ने की? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। तो इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का जो 32nd सेशन है इसको होस्ट किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा के द्वारा। ये कॉन्फ्रेंस का थीम रहा रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर, और इसको इनोग्रेट किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ रिसेंटली अप्लाइड फॉर अ यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई? हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई किया है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए। अपना बिजनेस पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना चाहता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और बेंगलुरु बेस्ड बैंक है ये, और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद, जो वॉलेंट्री यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है। कोई भी बैंक अगर यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो आरबीआई ने सेट किए हुए हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड होना चाहिए, और इसका जो नेट वर्थ है वो एटलीस्ट 1000 करोड़ रुपीस होना चाहिए, और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में होना चाहिए। साथ ही पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशो 3% या उससे कम हो, और नेट एनपीए रेशो 1% या उससे कम हो। यूनिवर्सल बैंक क्या करता है, लैंडिंग की सुविधा भी देता है, इन्वेस्टिंग की सुविधा भी देता है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है, मतलब वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अगस्त 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी यूनिवर्सल बैंक्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक्स के लिए। ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी साल में किसी महीने में कोई विंडो ओपन होगी कि अब आप अप्लाई कीजिए, 1 महीने की विंडो है, ऐसा नहीं, आप पूरे साल भर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी। What does the acronym MITRA stand for in SEBI's newly launched platform? सेबी द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म मित्रा का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन सी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंस। माफ़ कीजिएगा, आंसर इसका सही डी है ना, सी नहीं है। देखिए नहीं, आंसर इसका, एक मिनट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग, अच्छा ये जो है ना आंसर इसका सी ही है। ये जो ऑप्शन है उसमें गलत स्पेलिंग लिखी गई, ठीक है, उसको सही कर देंगे, सी ही है इसका आंसर। देखिए सेबी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मित्रा, यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना उसमें ट्रेसिंग की स्पेलिंग में बीच में के गलती से लिखा गया है। तो मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो इनएक्टिव या फिर अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो है उसको ट्रैक कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं, यानी कि उस पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लेटफॉर्म का, टू एनकरेज इन्वेस्टर्स टू सर्च फॉर फॉरगॉटन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड अपडेट केवाईसी एज पर द करंट नॉर्म्स। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना म्यूचुअल फंड भूल जाते हैं,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट भूल जाते हैं और कुछ का KYC अपडेट नहीं होता है, इसलिए भी एक्टिव नहीं रहता है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी आप नॉमिनी भी बनते हैं किसी के, आपके नाम पर कोई म्यूचुअल फंड छोड़ जाता है, वो भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज द न्यूली रीनेम्ड वरुण सागर लेक लोकेटेड? नवनामित वरुण सागर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। तो अजमेर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फोय सागर लेक का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। इससे पहले किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम महर्षि दयानंद मेमोरियल विश्रांति गृह किया गया था। जो फोय सागर लेक है, इसकी स्थापना 1892 में की गई थी, एक फेमिन रिलीफ प्रोजेक्ट के तौर पर। इंग्लिश इंजीनियर जिसका नाम फोय था, 1995 तक, जब तक बिलासपुर डैम नहीं बना था, अजमेर सिटी को पीने का पानी इसी लेक से मिलता था। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस? ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कॉन्स्टेंटाइन टासोलस। तो ग्रीस की पार्लियामेंट ने फॉर्मर स्पीकर कॉन्स्टेंटाइन टासोलस, इन्हें ग्रीस का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, और ये सक्सीड करेंगे कैटरीना साकिलारोपोulou को, जो कि ग्रीस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही है। तो 5 साल का इनका टर्म एक्सपायर हो रहा है मार्च में। ग्रीस की बात करें, ऑफिशियल इसको बोलते हैं हेलेनिक रिपब्लिक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग जो स्टेट टाइप के एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, कि हेलेनिक रिपब्लिक किसे बोलते हैं, तो ग्रीस को बोलते हैं। कैपिटल एथेंस है, करेंसी यूरो है। Which former Indian opener has been appointed as event ambassadors for the ICC Champions Trophy 2025? भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शिखर धवन। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फॉर्मर इंडिया ओपनर शिखर धवन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट अम्बेसडर नियुक्त किया है। टोटल 4 इवेंट अम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं, उनमें से एक शिखर धवन भी हैं। आप सब जानते ही हैं कि जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है, ये पाकिस्तान और दुबई में हो रही है 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में। अगर हम बाकी के 3 एम्बेसडर्स की बात करें तो इन्हें पाकिस्तान के 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन सरफराज अहमद हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन है, और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउदी हैं। ICC ने ऑफिशियली थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, जिसका टाइटल है जीतो बाजी खेल के। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने गाया है। General Insurance Corporation of India (GIC's) board of directors has approved setting up a wholly owned subsidiary in which country? General Insurance Corporation of India (RI) के निदेशक मंडल ने किस देश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन्होंने एक अपनी हॉली ओन्ड सब्सिडरी GIC इंडिया सर्विस कंपनी यूनाइटेड किंगडम में इस्टेब्लिश करने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल GIC की जो सब्सिडरी कंपनी है, उनमें GIC साउथ अफ्रीका है, GIC कॉर्पोरेट मेंबर लंदन है, GIC पेरिस्ट्रा कोवेनिन LLC मॉस्को है, और ब्रांच ऑफिसेज हैं लंदन में, कुआलालंपुर में। Which company owns Rediff.com India, which recently received a TPAP license from NPCI? Rediff.com India की ओनर कौन सी कंपनी है जिसे हाल ही में NPCI से TPAP लाइसेंस प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इन्फीबीम एवेन्यूज़। देखिए, इन्फीबीम एवेन्यूज़ जो है, इसने Rediff.com India, ठीक है, इसकी सब्सिडरी है इन्फीबीम एवेन्यू की, Rediff.com India, इसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस दे दिया है, मतलब प्राप्त हो गया है। इन्फोबीम एवेन्यू की जो सब्सिडरी है Rediff.com India, इसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस प्राप्त हुआ है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, इसके डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म Rediff पे के लिए। ठीक है, तो अब ये UPI सर्विस भी प्रोवाइड करा सकेगी अपने यूजर्स को। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्काइव्स? भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है, ओमान। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी ऑफ ओमान दोनों ही कस्टोडियन है नॉन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ओमान के। ठीक है, मतलब इनके पास रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट का पुराना जितना भी रिकॉर्ड है, और इन्होंने हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है 2025 से 28 तक के लिए आपसी सहयोग के लिए। विच डिजिटल पेमेंट्स कंपनी हैज़ पार्टनर विद एगोडा फॉर होटल बुकिंग्स?
किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने होटल बुकिंग के लिए एगोडा के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है पेटीएम। तो इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट्स कंपनी है पेटीएम, इन्होंने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म एगोडा के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब होटल बुकिंग सर्विसेज अब पेटीएम अवेलेबल पर भी अवेलेबल रहेंगी एगोडा पर। और एगोडा आप जानते हैं हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है और होटल बुकिंग वगैरह यहाँ पर की जाती है। विच बॉलीवुड एक्टर्स AI अवतार इज बीइंग यूज्ड इन IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांचेस? IDFC फर्स्ट बैंक की शाखाओं में किस बॉलीवुड अभिनेता के AI अवतार का उपयोग किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने हैदराबाद बेस्ड आइकॉन्स के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार यूज़ किया है बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का 10 और ब्रांचेस में, 5 नई सिटीज़ में, दिल्ली, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में। तो कस्टमर्स को जो अमिताभ बच्चन का जो इंटरेक्टिव डिजिटल अवतार है उसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है जीरो फी बैंकिंग, मंथली इंटरेस्ट, क्रेडिट्स, मोबाइल बैंकिंग के बारे में। विच स्टेट इन इंडिया इज अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल राइट नाउ? भारत में कौन सा राज्य इस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मणिपुर। आप सभी जानते हैं, हाल ही में हमने पढ़ा था कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अब प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दिया गया है। पिछले 2 सालों से ही मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा है, इस सबसे आप अवगत होंगे ही। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये ऑर्डर दिया है आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इससे पहले गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि राज्य में क्या स्थिति है, और उस रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये प्रोक्लेमेशन किया है। तो आर्टिकल 356 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अब जो ये प्रोक्लेमेशन की गई है कि इमरजेंसी लगाई गई है, इसको जो हमारा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके सामने रखा होगा, ठीक है। और 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें अप्रूव भी करना होगा, पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा। तो 2 महीने तक ये रह सकती है इमरजेंसी। और अगर अप्रूव नहीं हुआ, इमरजेंसी कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, जो ये प्रेसिडेंट रूल है, और अगर इसको जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है इन्होंने पास नहीं किया 2 महीने के अंदर, तो ये अपने आप ही हट जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट रूल लगा था स्टेट में, तब 270 दिन के लिए लगा था, 2 जून 2001 से 6 मार्च 2002 के बीच में। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इकलौते ऐसे, मतलब 2 ऐसे देश हैं, 2 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जहाँ पर अब तक प्रेसिडेंट रूल कभी नहीं लगा है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स रिपोर्ट, हु इज़ द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो ब्लूमबर्ग ने कहा है कि मुकेश अंबानी, जो कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ये एशियन कॉन्टिनेंट में रिचेस्ट इंडिविजुअल हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है ब्लूमबर्ग ने, इसका नाम है 20 रिचेस्ट फैमिलीज इन एशिया। तो फैमिलीज़ में भी टॉप पर यही है, अंबानी फैमिली। और दूसरे नंबर पर थाईलैंड की फैमिली आती है, और जो हेर्टोनो फैमिली इंडोनेशिया की 30 नंबर पर है। भारत की मिस्ट्री फैमिली ये 4थे नंबर पर है। हांगकांग की कोक फैमिली 5वें नंबर पर है। ओवरऑल देखें तो 6 इंडियन फैमिलीज टॉप 20 में अपनी जगह बना पाई हैं। अंबानी फैमिली, मिस्त्री फैमिली, जिंदल फैमिली 7वें नंबर पर है, बिरला फैमिली 9वें नंबर पर है, बजाज फैमिली 13वें नंबर पर है, और हिंदुजा फैमिली 18वें नंबर पर है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वानुअतु? वानुअतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए सही है, जोथम नेपेट। तो जोथम नेपेट ये वानुअतु के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस कंट्री की बात करें, कैपिटल पोर्ट विला है, करेंसी है यहाँ की वातु। माजा हैज़ बिकम कोका कोलाज 3rd बिलियन डॉलर ब्रांड इन इंडिया। माजा भारत में कोका कोला का 3रा बिलियन डॉलर का ब्रांड बन गया है। तो कोका कोला की जो मैंगो ड्रिंक है माजा, इसने $1 बिलियन की सेल अचीव करी है 2024 में। इस तरह से जो कंपनी है ये 3rd बिलियन डॉलर ब्रांड है इंडिया में कोका कोला का, थम्स अप और स्प्राइट के बाद। चेयरमैन और CEO है कोका कोला कंपनी के जेम्स क्विंसी, और ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है कोका कोला। हु टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन 2024? 2024 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट है इसको टॉप किया है। टोटल इनकम इनकी 2024 में $260 मिलियन रही है, और ये रिपोर्ट दी है
स्पोर्टिको ने, जो कि एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री न्यूज़ साइट है। और टॉप 100 में कोई भी महिला नहीं है, साथ ही टॉप 100 में कोई भी इंडिया से स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। जो टॉप 100 हैं, इनकी जो एस्टिमेटेड इनकम है जो इन्होंने लास्ट ईयर कमाई है वो $6.2 बिलियन है। स्टीफन करी, ये अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, दूसरे नंबर पर हैं। टायसन फ्यूरी, ब्रिटिश फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर है, तीसरे नंबर पर है। अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर कोको गॉफ, ये हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बताई गई हैं लगातार दूसरे साल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सबसे ज़्यादा एथलीट्स हैं जो टॉप 100 में जगह बना पाए हैं, 64। फिर यूनाइटेड किंगडम से 5, जापान और फ्रांस से भी 3-3। Who has been elected as the new president of the Institute of Chartered Accountants of India for the term 2025-26? 2025-26 अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, चरणजोत सिंह नंदा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए हैं 2025-26 के लिए। सीए चरणजोत सिंह नंदा, ये आईसीएआई के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। सीए प्रसन्ना कुमार टी, ये वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले सीए रंजीत कुमार अग्रवाल थे प्रेसिडेंट। Who has been appointed as the new chief economist of कैनरा बैंक? कैनरा बैंक का नया मुख्य का अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, माधवन कुट्टी जी। तो कैनरा बैंक ने अनाउंस किया है कि डॉक्टर माधवन कुट्टी जी ये इनके चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे। और इससे पहले सीनियर इकोनॉमिस्ट थे बैंक ऑफ इंडिया में, आदित्य बिरला ग्रुप में और टाइम्स ग्रुप में। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। एमडी एंड सीईओ के सत्यनारायण राजू हैं। 1906 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी अम्मेबल सुब्बाराव पाई के द्वारा। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन द नैनीताल बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने द नैनीताल बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 61.40 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 61.40 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नैनीताल बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि आरबीआई के जो डायरेक्शंस है इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस, कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स, इनसे संबंधित जो डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया इस बैंक ने। साथ ही आरबीआई ने 6.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर। इसने भी आरबीआई से जो लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस संबंधित डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया है। विच फंड लॉन्च्ड बाय एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज इंडियाज फर्स्ट ETF ट्रैकिंग द निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स? एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा फंड भारत का पहला ऐसा ETF है जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF। तो एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड मतलब म्यूचुअल फंड, इन्होंने 2 नए फंड ऑफरिंग NFO लॉन्च किए हैं, जिनमें इंडिया का फर्स्ट ETF भी है जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है और लार्ज, मिड, स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है। तो इनके नाम है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF और दूसरा है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। विच स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैज़ बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर वीमेन? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में महिलाओं के लिए कौन सा विशेष स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, हॉराइजन केयर। तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, इसने हॉराइजन केयर जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है खास करके महिलाओं के लिए, इसे लॉन्च किया है। तो जो भी क्रिटिकल इलनेस आती है, मैटरनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधित, उसके लिए इंश्योरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। विच बुक कंपाइल्ड बाय द गोपीचंद हिंदुजा वॉज लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़? गोपीचंद हिंदुजा द्वारा संकलित किस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन है, IM। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने IM नाम की एक बुक जिसे कंपाइल किया हिंदुजा ग्रुप चेयरमैन गोपीचंद P हिंदुजा ने, इसे लॉन्च किया है। एक और बुक देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने एक मेमोआर लॉन्च किया है जिसका टाइटल है आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लाइडर। और गीतिकार लीडर ने इसको लिखा है जो कि लेड ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर की वाइफ है। विच IIT हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस शक्ति सेमीकंडक्टर चिप फॉर इसरो? किस IIT ने इसरो के लिए शक्ति सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, IIT मद्रास।
तो देखिए जो इंडिजीनियस यानी कि यहीं पर स्वदेशी सेमीकंडक्टर्स एंड डेवलपमेंट है, उसको स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए, मतलब स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में जो सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है वो भारत में ही बने, इसलिए इसरो और IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने मिलकर इंडिजीनियस RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन IRIS इसको लॉन्च किया है। और ये जो IRIS है इसको बनाया गया है शक्ति प्रोसेसर बेसलाइन पर। शक्ति belongs to a class of systems on RISC-V, which is an open source instruction set architecture used for designing custom processors. Which private sector bank has become the first to introduce FD opening via UPI and net banking from non-bank accounts? कौन सा निजी क्षेत्र बैंक गैर बैंक खातों से UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से FD खोलने की शुरुआत करने वाला पहला बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया है कि अब आप फिक्स डिपॉजिट FD खोल सकते हैं एक्सिस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपके ही अकाउंट से पैसे कटेंगे, आपके एक्सिस बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, बल्कि आप UPI के जरिए अगर आपके किसी और बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो वहाँ से भी आप कटवा सकते हैं पैसे। ठीक है, मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक का ग्राहक हूँ और 2 UPI है मेरे पास, एक मेरी कनेक्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो मैं वहाँ के पैसे से भी अपना FD ओपन करवा सकता हूँ एक्सिस बैंक में। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सिस बैंक में ही मेरा पैसा हो तभी मैं FD करवा सकता हूँ। इस तरह की सुविधा देने वाला है पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है। और वैलिड KYC केवल होना चाहिए। SBI म्यूचुअल फंड ने हाल ही में एक्सिस बैंक में अपने स्टेक बढ़ा दिए 5.02% तक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द RBI टू ऑफर विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ऑन UPI? लघु वित्त बैंकों को RBI द्वारा UPI पर किस प्रकार की वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? सही आंसर ऑप्शन है, क्रेडिट लाइंस। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अप्रूव कर दिया है कि आप क्रेडिट लाइंस दे सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर UPI पर। दिसंबर 2024 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में ये अनाउंसमेंट की गई थी। और UPI में फ़िलहाल क्या होता है, आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो सेविंग अकाउंट से आपके लिंक होते हैं, या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट से संबंधित, या फिर प्रीपेड वॉलेट से, या फिर क्रेडिट कार्ड से। तो अब क्रेडिट लाइन आपको मिल जाएगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल अगर बताऊं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, पर मुझको कुछ बाय करना है या फिर कोई बिल देना है, तो बैंक ने एक क्रेडिट लाइन मुझे दी हुई है। मेरा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो मुझे उसने एक लिमिट दी हुई है कि 50,000 रुपये की हम तुम्हें क्रेडिट लाइन देते हैं कि तुम, मतलब एक तरह का उधार देते हैं। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है उधार दे देना। हम तुम्हारी 50,000 रुपये की क्रेडिट लाइन अप्रूव कर देते हैं, और जब भी तुम्हें चाहिए होगा तुम ले लेना इसमें से पैसे, और बाद में तुम्हें पे करने होंगे। ठीक है, तो मैं टर्म एंड कंडीशन को ओके कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे 10,000 रुपीज़ कहीं पर चाहिए, पे करना है, और मुझे बैंक से क्रेडिट लाइन कितनी मिली हुई है? 50,000 की खर्च कर सकता हूँ। तो मैं 10,000 रुपये वहाँ से खर्च कर दूँ। मेरे पास क्रेडिट लाइन कितनी बची? 40,000 रुपये की। ठीक है, 10,000 मैंने वहाँ यूज़ कर दिए, बाकी 10,000 और यूज़ कर दिए। हालांकि बाद में मुझे देने पड़ेंगे। बैंक को क्या फ़ायदा होगा? बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट लाइन ले सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अंत्योदय गृह योजना? किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन है, उड़ीसा। तो उड़ीसा कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने की है, इन्होंने 2,25,000 पक्का हाउस फॉर वीकर सेक्शन अप्रूव कर दिए हैं। अंत्योदय गृह योजना के तहत अगले 3 सालों के लिए बजट रहेगा 75.5 बिलियन रुपीज़ का। जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जिन्हें एक्सिस्टिंग हाउसिंग प्रोग्राम से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, तो उनके लिए घर बनाए जाएंगे। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने निर्भया कली यानी कि फेयरलेस बुड, मोगेला जिया माय डियर डॉटर, कल्पना आविजन और स्वर्ण कलिका वीरांगना योजना, ये सभी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, चालू कर दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत। What was the theme of 12th World Government Summit 2025 held in Dubai, UAE? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 इसकी शुरुआत हुई दुबई UAE में, और थीम रहा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये 12th एडिशन रहा इस समिट का, और जो भी हेड ऑफ स्टेट हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं,
लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं गवर्नेंस से संबंधित, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एडिशन याद रखिएगा, 12th एडिशन। और क्या इसका थीम रहा है। भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है इस समिट में। और 2013 से ये समिट होती आ रही है दुबई यूएई में ही, तो वेन्यू तो सेम ही रहता है। विच बैंक हैज़ बीन फाइंड 27.30 lakh rupees by the RBI for non-compliance with its directions on interest rate on deposits? RBI ने जमा पर ब्याज दर पर अपने निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 27.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, फेडरल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27.30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है फेडरल बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि आरबीआई के जो कुछ डायरेक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट पर, इनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 8.30 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने भी लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट संबंधी जो डायरेक्शंस हैं आरबीआई की, उनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 5.80 लाख रुपीज़ की श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर भी, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो केवाईसी संबंधित डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली वॉन हिज 36th नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है पंकज आडवाणी। तो इंडिया के मोस्ट अकम्पलिस्ड बिलियर्ड्स एंड प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर पंकज आडवाणी ने अपना 36 नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल और 10th मेंस स्नूकर टाइटल जीता है यशवंत क्लब इंदौर मध्य प्रदेश में। किसे हराया? ब्रिजेश दवानी को फाइनल में। एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि पंकज आडवाणी को बोलते हैं द प्रिंस ऑफ पुणे, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हु इज द यंगेस्ट ऑनरी इन द फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2025 लिस्ट? फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2025 सूची में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है देवान चंद्रशेखरन। फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2025 लिस्ट जारी की गई है 19 डाइवर्स कैटेगरीज में। यहाँ पर जो यंग इनोवेटर्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी लिस्ट तैयार की गई है। नई कैटेगरी जोड़ी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से संबंधित। तो ये 12वां एडिशन रहा है इस रिपोर्ट का, फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 का। और 42 इंडिविजुअल्स के नाम है इसमें, 11 महिलाएं हैं, 12 प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। डी कुकेश जो कि यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं, इन्हें भी इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। देवान चंद्रशेखरन 18 साल के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फ्यूलेज इनोवेशंस के, ये यंगेस्ट ऑनरी हैं इस लिस्ट में। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द एक्सपोर्ट पाठशाला वर्कशॉप? निर्यात पाठशाला कार्यशाला का आयोजन किस संस्था ने किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है नाबार्ड। तो देखिए एक्सपोर्ट पाठशाला वर्कशॉप जिसका मकसद रहा एग्री एंड एलाइड एक्सपोर्ट्स को इन्हेंस करना थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के द्वारा। किसके साथ मिलकर? पैलेडियम कंसल्टिंग इंडिया के साथ मिलकर। व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट? एशिया के पहले हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक हाथी का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन ए है एलई। तो एशिया की जो फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है एली, इसका अनावरण किया गया है सेंट जोसेफ्स स्कूल बेंगलुरु में। और एनिमल वेलफेयर से संबंधित ये मैसेज देता है स्टूडेंट्स को, मतलब बोलता है, इसमें वॉइस दी गई है एक्टर एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दिया मिर्जा की। इसको लॉन्च किया गया है पेटा इंडिया द्वारा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के द्वारा। और कई सारे स्कूल्स को विजिट करेगा, मतलब चलता है ये, और चिल्ड्रंस को एजुकेट करेगा कि जो रियल एलिफेंट्स होते हैं क्या क्या उनकी सफरिंग रहती है, किस किस चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है जब उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है। स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करेगा, बताएगा अपने इमोशंस को अपना बताएगा, ठीक है, सर्कसेस में, राइड्स में, परफॉर्मेंस में किस तरह से उन्हें दिक्कत होती है सब बताएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन विच बैंक अलाउइंग इट टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जिससे उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति मिल गई? सही आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने कोटक महिंद्रा बैंक से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं
जो 9 महीने पहले इसने लगाई थी, और अब ये नए कस्टमर्स ऐड कर सकता है अपने ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही इसने प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी ग्रीन लाइट दी है कि नए क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकता है। अप्रैल 2024 की बात है, आरबीआई ने इस बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक को कहा था कि आप नए कस्टमर्स नहीं ऐड कर सकते, नए क्रेडिट कार्ड्स भी इशू नहीं कर सकते। अप टू व्हाट परसेंटेज हैज़ जूलिया इन्वेस्टमेंट्स बीन अलाउड बाय आरबीआई टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 7%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स, जो कि यूनिट है तामे से होल्डिंग्स की, इन्हें अप्रूवल दे दिया है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी होल्डिंग 7% तक बढ़ा सकते हैं। जूलिया 1.37% स्टेक फिलहाल होल्ड करती है एयू में, जो कि लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे देश का। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास 39.35% स्टेक है इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। विच हॉलीवुड एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्रैंडे मेडल ऑफ द एरो क्लब डी फ्रांस। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को एरो क्लब डी फ्रांस के ग्रैंडे मेडल से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है टॉम क्रूज। तो जो टॉम क्रूज है, इन्हें ग्रैंडे मेडल ऑफ द एरो क्लब डी फ्रांस से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट है कैथरीन मैनरो इनके द्वारा, और इनका जो एविएशन संबंधी इनका इतिहास रहा है और फ्यूचर पायलट्स को जो इंस्पायर इन्होंने किया है, तो उसी को यहाँ पर सराहा गया है। RBI will soon issue banknotes of which denomination in the Mahatma Gandhi new series with the signature of newly appointed Governor Sanjay Malhotra। RBI जल्द ही नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ महात्मा गांधी नई श्रृंखला में किस मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 50 रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 50 रुपये के डिनोमिनेशन वाले बैंक नोट्स इशू करेगा महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ के, और इसमें सिग्नेचर होंगे अब गवर्नर संजय मल्होत्रा के। पहले शक्तिकांत दास के थे, अब संजय मल्होत्रा के गवर्नर इसमें रहेंगे। तो जो 50 रुपये का बैंक नोट आता है महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ का, उसी के सिमिलर रहेंगे, और जो अब तक चल रहे हैं 50 रुपये के नोट, वो भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज साइंड $100 million क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट विद AFD फ्रांस फॉर ग्रीन फाइनेंस टू MSMEs। किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने MSME को हरित वित्त के लिए AFD फ्रांस के साथ $100 million के क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है सिडबी। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी और AFD फ्रांस, इन्होंने $100 million की क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, MSMEs हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो AFD है, ये क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराएगा $100 million की सिडबी को, ताकि फंड्स दे सकें MSMEs को, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस में अपना पैसा लगाते हैं। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिडबी के मनोज मित्तल। What type of authorization has EaseBuzz received from रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? EaseBuzz को भारतीय रिजर्व बैंक से किस प्रकार का प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो EaseBuzz, जो कि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है, इसे ऑथराइजेशन प्राप्त हो गया है RBI से कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकता है। कई बार आता है वो कि पेमेंट एग्रीगेटर, ये सब आप जानते भी होंगे, मैंने कई बार आपको समझाया भी है। मकसद क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कोई सामान ख़रीदा किसी व्यापारी से और उसने आपको QR कोड दे दिया, आपने उसको स्कैन किया और पेमेंट कर दी, ठीक है। तो पेमेंट किसके थ्रू गई? मान लीजिए रेजर पे के थ्रू गई, या आप कोई बुक खरीदते हैं PDF आपने देखा होगा तो रेजर पे आता है उस पर, या इंस्टामोजो इस तरह से आता है, तो आपने उसके ज़रिए किया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, रेजर पे ने, उसने आपके बैंक को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, कि कस्टमर के अकाउंट से पैसा काट लीजिए, ठीक है। आपके बैंक ने क्या करा, वो पैसा रेजर पे को भेजा, रेजर पे ने अपना कमीशन काट के पैसा किसे भेज दिया? उस व्यापारी को। समझ रहे आप? तो इससे क्या हुआ, जो अब मान लीजिए अब कस्टमर के पास PNB का भी हो सकता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी हो सकता है, SBI का भी हो सकता है, जो अकाउंट है जिससे वो पेमेंट करना चाहता है। अब व्यापारी हर एक बैंक से तो टाई अप करेगा, तो ये तो बहुत हेक्टिक हो जाए उसके लिए। तो इसमें क्या काम आते हैं? पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। तो व्यापारी को इस चीज़ की दिक्कत नहीं लेनी होती कि अलग अलग बैंक से मुझे टाई अप करना पड़ेगा पेमेंट लेने के लिए।
तो वो काम करता है पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, आपकी पेमेंट को व्यापारी तक पहुंचाता है, मर्चेंट तक पहुंचाता है। ठीक है, और अपना कमीशन काट लेता है। बाकी आपको ये जान लेना चाहिए कि जो गाइडलाइंस हैं ये पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेट संबंधित ही आरबीआई ने मार्च 2020 में जारी की थी। बाय हाउ मच इज नेचुरल गैस कंजप्शन इन इंडिया प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 2030 अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत में प्राकृतिक गैस की खपत कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? सही आंसर ऑप्शन सी है 60%। देखिए, जो नेचुरल गैस कंजप्शन है इंडिया में ये लगभग 60% से ग्रो करेगा और 103 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली पहुंच जाएगा और गैस इंपोर्ट हमारा डबल हो जाएगा 2030 तक। ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है अपने द इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030 में। जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसका इंपोर्ट भारत में 10% तक बढ़ा है 2023 और 24 में। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हमारे कंट्री की जो डिमांड है उसका केवल 50% ही पूरा कर पाता है। वट वॉज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन CPI इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रही? सही आंसर ऑप्शन सी है 4.31%। तो इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पर मेज़र करते हैं वो 4.31% रही है जनवरी 2025 में, जबकि दिसंबर 2024 में 5.22% थी। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा ने कहा है। तो 91 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला है अगर हम दिसंबर 2024 से कंपेयर करते हैं, और लोवेस्ट ईयर ऑन इन्फ्लेशन रही है, ये ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रही है अगस्त 2024 से। फूड इन्फ्लेशन जिसे हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के तौर पर मेजर करते हैं ये 6.02% ड्रॉप हुई है जनवरी 2025 में। इसका ये लोवेस्ट लेवल है अगस्त 2024 के बाद से। दिसंबर 2024 में फूड इन्फ्लेशन 8.39% थी। विच कंपनी हैज़ नासा सेलेक्टेड टू लॉन्च द पेंडोरा मिशन? नासा ने पेंडोरा मिशन को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? सही आंसर ऑप्शन है SpaceX। तो नासा ने SpaceX को सेलेक्ट किया है कि इनका पेंडोरा मिशन लॉन्च करेगा। पेंडोरा मिशन क्या है? जनरली जो लगभग मतलब एटलीस्ट 20 नॉन एक्सो प्लैनेट्स कोई स्टडी करेगा, उनके जो होस्ट स्टार्स हैं उनको स्टडी करेगा और ये पाएगा कि किस तरह से जो चेंजेस होते हैं स्टार्स में वो किस तरह से हमारा जो ऑब्जर्वेशन है एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को लेकर उसे चेंज करता है। तो नासा का जो वेंचर क्लास एक्विजिशन ऑफ डेडिकेटेड एंड राइट शेयर लॉन्च सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसी का हिस्सा है पेंडोरा मिशन, और ये जॉइंट मिशन है नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और लॉरेंस लाइमोर नेशनल लेबोरेटरी के बीच में। 1 साल का ये मिशन रहने वाला है और हर एक एक्सोप्लैनेट को 10 टाइम्स ऑब्जर्व करेगा ये पेंडोरा। ठीक है, 24 घंटे के लिए। What is the name of BioVet's वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज इन डेयरी कैटल एंड बेफेलोज? डेयरी मवेशियों और भैंसों में गांठदार त्वचा रोग के लिए बनाए गए बायोवेट के टीके का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन डी है बायोलुम्पी वैक्सीन। तो बायोवेट जो कि भारत बायोटेक ग्रुप की ही एक आर्म है, इसने लाइसेंस प्राप्त कर लिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से CDSCO से कि जो इसकी लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन उसने बनाई है बायोलुम्पी वैक्सीन, ठीक है, इसको लॉन्च कर सकती है। तो ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन मतलब जिस वायरस या जिस बैक्टीरिया के कारण ये होती है, जिस पैरासाइट के कारण जो होती है, ठीक है, उसी का ही जो वीकेंड फॉर्म होता है, उसी का जो कमज़ोर फॉर्म होता है वो भी लाइव जिंदा, उसको इस वैक्सीन में यूज़ किया गया है और इसको डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के जो बायोवेट कंपनी के द्वारा यूजिंग LSD वायरस रांची 2019 वैक्सीन स्ट्रेन फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विंस हिसार। वेयर विल द ब्रिक्स समिट 2025 बी हेल्ड? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अनाउंस किया है कि जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट है ये रियो डी जेनेरो में होगी 6 से 7 जुलाई 2025 को। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना द्वारा। फिर 1 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया। लास्ट ईयर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसके सदस्य बने। सऊदी अरब को भी इनवाइट किया गया है ज्वाइन करने के लिए। वहीं टर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है और नाइजीरिया को पार्टनर कंट्री स्टेटस दिया गया है ब्रिक्स में।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC। भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो कि केरल कैडर के IAS ऑफिसर हैं, इन्हें इंडिया का 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इससे पहले अब तक क्या थे ये? इलेक्शन कमिश्नर। आप जानते हैं ना, इलेक्शन कमीशन में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब तक ये इलेक्शन कमिश्नर थे, और इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले ये क्या थे? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में सेक्रेटरी थे। तो अब इनको 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है भारत का। ये पहली बार है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट किया गया है। जो इनकी अपॉइंटमेंट है ये 19 फरवरी से लागू हो चुकी है, और 3 मेंबर कमेटी जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने इनके नाम को आगे किया है। और किसे सक्सीड कर रहे हैं? राजीव कुमार को। इस पैनल में जो सिलेक्शन पैनल है, इसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी रहे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी भी रहे। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी इन्हें इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, अगर हम सीनियरिटी के हिसाब से देखें कौन सबसे सीनियर है, तो इस हिसाब से जब ज्ञानेश कुमार रिटायर होंगे 27 जनवरी 2029 में 65 साल की उम्र में, तब जो ये विवेक जोशी हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। मतलब अगर हम केवल सीनियरिटी के बेसिस पर देखें तो। विच स्टेट टॉप द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स? पंचायत अंतरण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रोफेसर SP सिंह बघेल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग में है। रिपोर्ट का टाइटल है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत्स इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। तो कर्नाटक का स्कोर 72.23 रहा है, और इसने डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग को टॉप किया है। पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है ये। और हमारा जो नेशनल एवरेज है पूरे देश का 43.89 है। बिहार, आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड इसमें मॉडरेट परफॉर्मर्स रहे हैं। टॉप 10 स्टेट्स की अगर हम बात करें इस पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में, यानी कि जिनका डिवोल्यूशन इंडेक्स 55 से ज़्यादा है, तो कर्नाटक पहले नंबर पर है, केरल दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे पर, चौथे पर महाराष्ट्र, पांचवें पर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। 50 से 55 के बीच में स्कोर है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का, और ये मीडियम स्कोरिंग स्टेट में आते हैं। स्टेट्स एंड यूटीज, इनको डिवोल्यूशन इंडेक्स और 6 की डायमेंशंस में रैंक किया गया है। जैसे 6 की डायमेंशंस कौन कौन सी है? फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इनके हिसाब से भी अलग अलग रैंकिंग दी गई है। जैसे फ्रेमवर्क में कौन सा राज्य टॉप पर है, फंक्शंस में कौन सा राज्य टॉप पर है, फाइनेंसेस में कौन सा है, तो देख लेते हैं। फ्रेमवर्क में केरल टॉप पर है, फंक्शंस में तमिलनाडु टॉप पर है, फाइनेंसेस में कर्नाटका टॉप पर है, ओवरऑल भी कर्नाटक ही टॉप पर है, फंक्शनरीज में गुजरात टॉप पर है, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट में तेलंगाना टॉप पर है, अकाउंटेबिलिटी में कर्नाटक टॉप पर है। 3 डिकेड्स एगो आप सभी जानते हैं 73rd अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायत को, है ना। और पंचायत किस में आते हैं? जो 9th पार्ट है जिसका नाम पंचायत है, इसमें आते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो डिवोल्यूशन है ये 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है 2013-14 से 2021-22 के बीच में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लॉन्च किया गया था 21/4/2018 को, और जो कैपेसिटी इन्हेंसमेंट कंपोनेंट है इस इंडेक्स का, वो भी इंक्रीज हुआ है 44% से बढ़कर 54.6% रहा है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन सॉल्यूशन? किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, वोल्वो ट्रक। देख रहे हैं आप, ये वोल्वो ट्रक है, पीछे 2 कंटेनर हैं, लार्ज कंटेनर, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें आ सके सप्लाई के लिए। तो वोल्वो ट्रक ने इंडिया की फर्स्ट रोड ट्रेन सॉल्यूशन को लॉन्च किया है, और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए इसको ऑपरेट किया जा रहा है डिलीवरी के द्वारा। और ये जो रोड ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाई नागपुर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा। जो रोड ट्रेन कंसेप्ट है इसको 2020 में लाया गया था, और व्हीकल की लेंथ 25.25 मीटर तक हो सकती है। तो 2 कंटेनर रोड लगाए गए हैं इसमें ताकि कार्गो कैपेसिटी बढ़ सके, और नागपुर से भिवंडी के बीच में चल रहा है।
विच कंट्री इज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2025? 2025 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स। जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर है ये 2.46 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया 2024 में, ऐसा कहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की एक रिपोर्ट ने। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स है, और इसके बाद चाइना है, फिर रशिया है। भारत चौथे नंबर पर है, टोटल बजट इनका 75 बिलियन यूएस डॉलर का है। इंडिया के बाद सऊदी अरब है 5वें नंबर पर। यूनियन बजट फॉर फिस्कल 2025 में हम देखा कि गवर्नमेंट ने 6.81 लाख करोड़ रुपीज़ दिए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को, यानी कि यूनियन बजट का 13.45% डिफेंस सेक्टर को गया है। हाईएस्ट एलोकेशन आप कह सकते हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में दिया गया इसे। इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च द ट्रस्ट इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड एडवांस्ड मटेरियल्स? भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट पहल शुरू की? सही आंसर ऑप्शन ए है, यूएस। देखिए, ट्रंप और मोदी की हाल ही में मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ देख लेते हैं टेक अवेज क्या क्या इन्होंने साइन किया है। पहला है ट्रस्ट इनिशिएटिव, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट इसको बोला गया है। तो ये लोग पहले एक जब बाइडन थे उस वक्त एक इनिशिएटिव चला था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ICET। तो अब इंडिया और यूएस ने इसे रीनेम कर दिया है, ट्रस्ट नाम इसको दे दिया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में दोनों ही देश मिलकर कार्य करेंगे। दूसरा है ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस। तो इसमें क्या है, जो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें दोनों देश कार्य करेंगे, और पहली बार है जब यूएस किसी देश के साथ इस तरह की सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए काम कर रहा है, अंडर वाटर जो कार्य होते हैं। यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट, यानी कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सटेंडेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में कार्य करेंगे। इंडस इनोवेशन है, इस तरह का हमने देखा था, इंडस एक्स प्लेटफॉर्म भी है इंडिया और यूएस के बीच में। तो यहाँ पर भी स्पेस, एनर्जी और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए कार्य करेंगे। इन विच कंट्री वॉज द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, ओमान है। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया की, इन्होंने मुस्कैट, ओमान को विजिट किया और 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा वॉयजेस टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। जो ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंसेस को इंडिया फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किया गया 2016 में सिंगापुर में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप दैट डिस्कवर्ड द आइंस्टीन रिंग? उस स्पेस टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसने आइंस्टीन रिंग की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, इसने एक काफ़ी रेयर रिंग ऑफ लाइट जिसे आइंस्टीन रिंग कहते हैं, इसे डिस्कवर किया है एक गैलेक्सी के पास, और ये गैलेक्सी 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारे अर्थ से। और जो फोटोज़ हैं आइंस्टीन रिंग की दिखा रही हैं, ब्राइट बॉल है लाइट की, ठीक है, सेंटर से ब्राइट है, और क्लाउडी रिंग है इसके चारों तरफ। NGC 6505 गैलेक्सी है जहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया है। हाउ मच प्राइज मनी विल द विनर्स ऑफ द ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 रिसीव? ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, $2.24 मिलियन US। तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 है, इसके जो विनर्स होंगे, यानी कि जो जीतेगा इसे, $2.24 मिलियन US कैश रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा। ICC ने हाल ही में 53% हाइक किया है इसकी प्राइस मनी में, और 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। अभी ये 8 टीम से पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जो विनर है वो $2.24 मिलियन US प्राप्त करेगा, यानी कि 19.5 करोड़, लगभग 20 करोड़ रुपए। रनर्स अप जो हैं उसे 1.12 मिलियन US मिलेगा, यानी 9.72 करोड़ रुपीज़। और जो भी सेमीफाइनलिस्ट हैं, जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं, जो हारेंगे, उन्हें 4.86 करोड़ रुपए मिलेंगे। टोटल प्राइस पूल क्या है टूर्नामेंट का? 60 करोड़ रुपीज़ अप्रोक्स, 6.9 मिलियन US। और जो 8 टीम है उन्हें एडिशनली इसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 1.08 करोड़ रुपए मिलेंगे। और पहली बार है जब पाकिस्तान इस ICC इवेंट को होस्ट कर रहा है 1996 के बाद। हालांकि भारत के मैच सभी दुबई में होंगे, पाकिस्तान नहीं जा रही है भारत।
टूर्नामेंट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ये 1998 में, बाइनियल इवेंट था ये, 2 साल में एक बार। और जो विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी है ये पहली बार 2027 में होगी अब T20 फॉर्मेट में। विच टीम वॉन द एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप? एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। तो 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप ये 4th एडिशन था इस चैंपियनशिप का, किंगदाओ चाइना में हुआ है। बैडमिंटन एशिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, चाइनीज बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा होस्ट किया गया। इंडोनेशिया ने जीत लिया है ये, हटाया और हराया है किसे? जो होस्ट हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। विच टेनिस प्लेयर इज सेट टू सर्व अ 3 month सस्पेंशन? किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने का निलंबन दिया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, जैनिक सिनर। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा ने कंफर्म किया है कि जो ATP वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं टेनिस के, जैनिक सिनर, इनको 3 month का सस्पेंशन दिया गया है टेनिस से, क्योंकि इनकी बॉडी से जो है क्लोस्टेबॉल एक बैंड सब्सटेंस है, ये पाया गया था मार्च 2024 में। वाडा आपको बता दें ये इसका हेडक्वार्टर्स कनाडा में है, और स्पोर्ट्स में ड्रग्स वगैरह का यूज़ कोई ना करे, इसको इसका इंस्पेक्शन करती है ये, बैन लगाना था बैन लगा देती है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड विच मिनिस्ट्री साइंड MOU टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन्स? वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और किस मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो देखिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए जो उनको अब्यूज़ झेलना पड़ता है उसको टैकल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। तो आयुष बेस्ड इंटरवेंशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे उनके हेल्थ केयर को अच्छा बनाने के लिए और जो सब्सटेंस अब्यूज़ है उसको दूर करने के लिए। विच अथॉरिटी लॉन्च द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल इन इंडिया? किस प्राधिकरण ने भारत में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI ने एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल लॉन्च किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके जो कॉर्पोरेट इंडिया की गवर्नेंस है उसमें। रिलेटेड पार्टीज़ का मतलब तो आप समझते हो जैसे कंपनी है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है अलग अलग पार्टीज़ के साथ, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब वही जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है किसी कंपनी की अलग अलग पार्टीज़ के साथ। तो जो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अलग अलग एक्ट के साथ फेवर किया जाता है, मतलब रेगुलेट किया जाता है। तो ऐसा होता है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो किसी पार्टीज़ के साथ अलग अलग पार्टी के साथ जो है कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, तो ऐसा हो सकता है उसके जानने वाले हों तो उनको फेवर दे दे। तो इससे क्या होता है जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको नुकसान हो सकता है। तो इसी पर नज़र बनाए रखने के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल लॉन्च किया है SEBI ने। हाउ मच डिड द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट इन द सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इशूड बाय क्यूब हाईवेज ट्रस्ट? क्यूब हाईवे ट्रस्ट द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कितना निवेश किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 860 करोड़ रुपए। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC जो कि प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक की, इसने 860 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में, जिसे इशू किया गया है हाईवे सेक्टर में। किसके द्वारा इशू किया गया? क्यूब हाईवेज ट्रस्ट के द्वारा। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए जो क्यूब हाईवेज ट्रस्ट है ना, इसने एक बॉन्ड इशू किया है जो कि सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड है। इसने कहा कि आप हमें पैसा दो, हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं, आप हमें पैसा दो और इंटरेस्ट चार्ज कर लेना उस पर, फिर बाद में हम आपको इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस दे देंगे। पर ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड है। सस्टेनेबिलिटी लिंक मतलब जैसे ये हाईवेज़ के लिए है, तो जो ये कंपनी है क्यूब हाईवेज ट्रस्ट, इसने कहा होगा कि भाई हम हाईवे बना रहे हैं और हाईवे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हाईवे इस तरह से होगा कि उसमें जो कार्बन एमिशन है वो घटेगा आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट मान लीजिए रखा गया है 6%। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है 6% चार्ज करेगा। अगर कार्बन एमिशन कम नहीं हुआ या फिर बढ़ा या फिर उतना ही रहा, तो ये 6% का 7% भी हो सकता है। यानी कि सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड है, यानी कि जैसी परफॉर्मेंस होगी उस तरह से आपसे चार्ज करेंगे। अच्छा परफॉर्म करोगे तो तो ठीक चार्ज देगा ताकि आपको भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, ठीक है। 6% है तो 6% ही रहेगा। पर अगर आपने सस्टेनेबिलिटी लिंक नहीं हो पाया, यानी कि कार्बन एमिशन नहीं कम हो पाया, तो आपसे ज़्यादा भी चार्ज करेंगे। ये इसका मतलब हुआ।
Exim Bank will provide 300 million US dollar credit line to which country for boats and petrol vessels? एक्सिम बैंक किस देश को नाव और कश्ती जहाज़ों के लिए 300 मिलियन US डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है वियतनाम। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्सिम बैंक ये लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा 300 मिलियन US डॉलर की वियतनाम को, ताकि वो हाई स्पीड कार्ड बोट्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स खरीद सके। क्रेडिट लाइन मैंने आपको कई बार समझाया है। एक्सिम बैंक की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हर्षा बंगारी इसकी MD है। विच टू कंट्रीज आर कंडक्टिंग द धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2025? 2025 में कौन से दो देश धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडिया एंड जापान। इंडियन आर्मी 6th एडिशन कंडक्ट करेगा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का जापान के साथ माउंट फूजी में, जापान में 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में। इस धर्म गार्जियन एक्सरसाइज के साथ साथ दोनों ही कंट्रीज एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री, ठीक है, इसको भी होस्ट करेंगे और फर्स्ट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज भी होगी जापान गार्ड सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में। विच टीम वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द 38th नेशनल गेम्स 2025? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 38th नेशनल गेम्स की जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसको एड्रेस किया हल्द्वानी उत्तराखंड में। 39th नेशनल गेम्स मेघालय में होंगे। तो जो 2025 के नेशनल गेम्स थे जिन्हें 38 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कहा गया, ये उत्तराखंड में हुए 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। जो शुभांकर था इन गेम्स का वो था मौली। उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है मोनाल, उसी से इंस्पायर्ड रहा और इन गेम्स का मोटो रहा संकल्प से शिखर तक। ओवरऑल चैंपियंस रहे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल्स इन्होंने जीते हैं। 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल। महाराष्ट्र फर्स्ट रनरअप रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पर रहा है ओवरऑल, 54 गोल्ड, 71 सिल्वर, 76 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ। हरियाणा सेकंड रनअप रहा है, यानी कि तीसरे नंबर पर रहा है, 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ। वहीं जो होस्ट उत्तराखंड है ये 7th पोजीशन पर रहा है 24 गोल्ड के साथ। अब अपने अपने राज्यों के आप देख लीजिएगा कि किस पोजीशन पर रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम देते हैं वहाँ पर पूछा जा सकता है आपके राज्य के बारे में कि वो किस स्थान पर रहा। Who has been reappointed as the managing director and CEO of RBL बैंक? RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है आर सुब्रमण्य कुमार। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर सुब्रमण्य कुमार की जो रीअपॉइंटमेंट है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के तौर पर RBL बैंक के, इसे अप्रूव कर दिया है 3 साल के लिए। तो 23 जून 2025 से 22 जून 2028 तक इस पद पर ये बने रहेंगे और 23 जून 2022 से ही ये इस पद पर काबिज है। RBL बैंक की बात करें, टैगलाइन है अपनों का बैंक, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है February 20। 26 नवंबर 2007 को यूनाइटेड जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 2008 से 20 फरवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाएंगे। अगर हम 2025 में इसका थीम देखें तो 2 थीम यहाँ पर निकल कर आए हैं। एक तो एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस, दूसरा थीम है स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एंथ्रोपोलॉजी डे ये फरवरी के थर्सडे को मनाया जाता है, तो इस बार ये 20 फरवरी को पड़ रहा है। When did मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश अटेन स्टेटहुड? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 20 फरवरी 1987। तो 20 फरवरी 1987 को 2 नए स्टेट्स उभर कर सामने आए, एक मिजोरम एक अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम बना 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश बना 24वां राज्य इंडियन यूनियन का। तो लुसाई हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्टेट का दर्जा दिया गया मिजोरम में और ये 23rd स्टेट बना और अरुणाचल प्रदेश को आसाम में इंटीग्रेट किया गया था आसाम में इंडिपेंडेंस के टाइम। फिर इसको अपग्रेड करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया 1972 में और इसको फिर स्टेटहुड का दर्जा दिया गया स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 के तहत 1987 में। What is the name of the mobile app launched by the Reserve Bank of India for macroeconomic and financial statistics?
व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है आरबीआई डेटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई डेटा नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराती है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, वो भी यूज़र फ्रेंडली तरीके से। की फीचर्स अगर हम देखें तो लगभग 11,000 डिफरेंट सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, और डेटा सोर्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी, रिसेंट अपडेट्स ये सब दिए गए हैं। पॉपुलर रिपोर्ट्स इसमें देखी जा सकती हैं। बैंकिंग आउटलेट सेक्शन भी है, वहाँ पर आप बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है जान सकते हैं विद इन 20 किलोमीटर ऑफ योर लोकेशन, और शार्क कंट्री से संबंधित डेटा भी यहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है शार्क फाइनेंस लिंक के जरिए। अंडर मिशन 500 इंडिया एंड विच कंट्री एम टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030। मिशन 500 के तहत भारत और किस देश का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना कर $500 बिलियन तक पहुंचाना है? सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स। तो हाल ही में बायलैटरल मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप के बीच, और इसी दौरान इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिशन 500 लॉन्च किया है ताकि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच जो ट्रेड है वो डबल हो सके, टू वे ट्रेड डबल हो सके और 2030 तक $500 बिलियन पहुंच सके। साथ ही ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया है कि तहव्वुर राणा जो कि वांटेड है 26 कैरेट टेररिस्ट अटैक मुंबई 2008 के सिलसिले में, इसे भी एक्स्ट्राडिट करा जाएगा भारत में। वेयर वॉज द फोर्थ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है म्यूनिक, जर्मनी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय, इन्होंने जो भारतीय दल है उसका नेतृत्व किया है म्यूनिक जर्मनी में, जहां फोर्थ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के 4 सब वर्टिकल्स थे: मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, फाइनेंसिंग मेथड्स फॉर टेररिज्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिस्क बेस्ड अप्रोच, और चौथा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। विच स्टेट अनवील्ड क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025-2030? किस राज्य ने स्वच्छ गतिशीलता नीति 2025-2030 का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। तो क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025-2030 जिसका मकसद है 50,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, 1 लाख नई जॉब्स स्टेट में क्रिएट करना, इसको अनवेल किया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटका गवर्नमेंट का मकसद है कार्बन एमिशन रिड्यूस करना, एयर क्वालिटी को इन्हेंस करना और सस्टेनेबल मोबिलिटी की ओर रुख करना। यहाँ पर सब्सिडीज़ भी दी जा रही है 25% तक की टोटल इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है आपकी क्लीन मोबिलिटी में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025? किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 लॉन्च की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने मध्य प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को लॉन्च किया है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करें तो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती है ना, उनके हेडक्वार्टर के बाहर कुछ मतलब एक तरह का आप आउटलेट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एक सेंटर कह सकते हैं, उनको सेटअप किया जाता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, ये सभी प्रोवाइड कराया जाता है इन सेंटर में। भारत फिलहाल वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब है। 1600 ऑपरेशनल सेंटर्स यहाँ पर चल रहे हैं। विच बैंक हैज़ कमिटेड अ CSR ग्रांट ऑफ 104 करोड़ रुपीज़ टू अशोका यूनिवर्सिटी? किस बैंक ने अशोका यूनिवर्सिटी को 104 करोड़ रुपए का CSR अनुदान दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट के जरिए 104 करोड़ रुपए दिए हैं 4 साल के लिए अशोका यूनिवर्सिटी को, रिसर्च के लिए, कटिंग एज साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। The MOU aims to establish an ecosystem of excellence in research and interdisciplinary education by supporting investment in PhD and postdoctoral programs, as well as the creation of shared advanced science laboratories equipped with cutting-edge tools for neuroscience, behavioral studies, and physics research. Where was the 4th edition of Samvad Global Hindu Buddhist Initiative held?
संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में संवाद द ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट इनिशिएटिव फॉर कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड इन्वायरमेंटल कंसाइसनेस इसको संबोधित किया है। और संवाद का ये 4th एडिशन रहा, थाईलैंड में हुआ 14 से 17 फरवरी के बीच में। 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी और फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर लेट शिंजो अबे द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन इंडिया इसका नेतृत्व करती है जापान फाउंडेशन के साथ मिलकर। विच टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हैज़ पार्टनर विद गरुड़ एरोस्पेस फॉर ड्रोन डेवलपमेंट? ड्रोन विकास के लिए किस प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता ने गरुड़ एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है टाटा एलेक्सी। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर टाटा एलेक्सी इन्होंने ड्रोन मेकर गरुड़ एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अंडर द कोलैबोरेशन टाटा एलेक्सी विल लीड द डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ UAV subsystems leveraging its expertise in avionics, miniaturization, ground control systems, secured communication and energy optimization. Which company has been honored with Forward Faster Sustainability Award 2025 in the Water Resilience category? वाटर रेजिलियंस श्रेणी में किस कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है NTPC। तो NTPC लिमिटेड को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेबिलिटी अवार्ड 2025 के साथ सम्मानित किया गया वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में। और ये अवार्ड इन्हें दिया गया है एक सेरेमनी में जिसे ऑर्गेनाइज किया गया UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI द्वारा चेन्नई में। कंट्री का जो माफ़ कीजिएगा जो इस कंपनी का आउटस्टैंडिंग एफर्ट रहा है वाटर कंजर्वेशन में, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स में, उसी को यहाँ पर सराहा गया है इस अवार्ड के जरिए। विद विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अर्गो कैपिटल अनाउंस्ड इट्स लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग कोलैबोरेशन? अर्गो कैपिटल ने किस संस्थान के साथ अपने नवीनतम रणनीतिक वित्त पोषण सहयोग की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन है FMO। अर्गो कैपिटल जो कि डेटा टेक NBFC है, MSME लैंडिंग पर फोकस इसका कार्य है। इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग कोलैबोरेशन किया है FMO के साथ, जो कि एक डच एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बैंक है। और ये जो कंपनी है इसने सक्सेसफुली 2600 मिलियन रुपीज़ भी रेस किए हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए अर्गो कैपिटल ने। विच कंपनी हैज़ HDFC लाइफ एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप विद? HDFC लाइफ ने किस कंपनी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो HDFC लाइफ ने कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप किया है Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस पार्टनरशिप के जरिए। जो Cars24 फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो HDFC लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपने कस्टमर्स को सेल करेगी, बदले में इसको कमीशन प्राप्त होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस ऑफ HDFC लाइफ विल बी ऑफर्ड अक्रॉस द ब्रांचेस एज वेल एज द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ द पार्टनर, यानी कि Cars24। Which institution has introduced an innovative solar dehydration technique to boost farmers' income? किस संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नवीन और निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि IIT कानपुर ने एक इनोवेटिव सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस की है ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो उपज होती है, उसको प्रिजर्व किया जा सके सस्टेनेबल एनर्जी को यूज़ करके। तो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको ड्राई किया जा सकता है सोलर एनर्जी के जरिए। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन इनके लिए रह सकता है। व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 21 फरवरी। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और सबसे पहले आइडिया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाने का दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है या फिर इसका थीम ना पूछकर ये पूछा गया था कि किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, मतलब किस देश ने प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाना चाहिए। तो बांग्लादेश ने। 2025 में इस डे का थीम है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। वेयर वॉज द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 हेल्ड? एशिया आर्थिक संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ये इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक एनुअल फ्लैगशिप ट्रैक 1.5 डायलॉग है जियो इकोनॉमिक्स से संबंधित। इसको को होस्ट किया जाता है पुणे इंटरनेशनल सेंटर के साथ मिलकर। ट्रैक 1.5 डायलॉग का मतलब यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें रहते हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल रहते हैं, जैसे फॉर्मर एम्बेसडर हो गए, फॉर्मर मिनिस्टर हो गए, इस तरह से। ये 9th एडिशन रहा इस एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का, ऑर्गेनाइज किया गया पुणे महाराष्ट्र में। इस डायलॉग का थीम रहा इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। What was the central theme of the third edition of काशी तमिल संगमम? तीसरे काशी तमिल संगमम का केंद्रीय विषय या थीम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है महर्षि अगस्त्यार। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर एल मुरुगन। इन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम का थर्ड एडिशन इनोग्रेट किया है। ये जो काशी तमिल संगमम, इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो तमिलनाडु और काशी है, ठीक है, इनके बीच में काफ़ी पुराना रिश्ता है, दोनों ही कनेक्टेड हैं, चाहे आप रिलीजियस पर्पस से देखें, ट्रेडिशनल पर्पस से देखें, एंशियंट सीड्स ऑफ लर्निंग ये रह चुके हैं। और थीम रहेगा इस बार का जो काशी तमिल संगमम है, ये वाला जो एडिशन है थर्ड, इसका थीम है महर्षि अगस्त्यार। काशी तमिल संगमम इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा। जो भी स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फिलोसफर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आर्टिशंस हैं, आर्टिस्ट हैं, और भी जो पीपल हैं दोनों ही जगह से, तमिलनाडु से और काशी से, ये दोनों साथ में आते हैं, अपने नॉलेज, कल्चर, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं। IIT मद्रास और BHU ये दोनों ही इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं। Who inaugurated आदि महोत्सव 2025 एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आदि महोत्सव 2025 ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत। इसे इनोग्रेट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और दिस वाइब्रेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट्स इंडियाज रिच ट्राइबल हेरिटेज, कल्चर, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, कुजीन एंड कॉमर्स। ये जो इनोग्रेट सेरेमनी है, यहाँ पर कई तरह की चीज़ें देखने के लिए, जैसे झारखंड का छाऊ डांस, कलबेलिया डांस राजस्थान से, गोरमरिया डांस छत्तीसगढ़ से, सिद्धि धमल डांस गुजरात से, अंगीकेर डांस राजस्थान से। ये इसलिए ऐड किया है मैंने क्योंकि SSC ऐसे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में यहाँ से स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बन जाता है। Which platforms of the Indian Navy are participating in the International Fleet Review 2025 in Indonesia? इंडोनेशिया में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में भारतीय नौसेना के कौन से प्लेटफॉर्म भाग ले रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है INS शार्दुल एंड P8I एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स INS शार्दुल और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस P8I एयरक्राफ्ट ये दोनों ही बाली इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस दौरान जो इंडियन नेवी है ये अलग अलग तरह के हाई लेवल इंगेजमेंट्स, जिसमें इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सिंपोजियम है, इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, अब इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के बाद INS शार्दुल और P8I ये दोनों ही एक्सरसाइज कोमोडो में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एक मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है। और इससे पहले हमने देखा था कि INS मुंबई और P8I एयरक्राफ्ट लापेरोस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे इंडोनेशिया में जनवरी 2025 में। वेयर वॉज भारत टेक्स 2025 हेल्ड? भारत टेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो भारत टेक्स 2025 जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। और गवर्नमेंट का जो एक प्रोग्राम है, जैसे एक नारा कह सकते हैं, फार्म टू फाइबर फैब्रिक फैशन फॉरेन मार्केट, इस विज़न के लिए इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको जानना चाहिए कि भारत 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का ग्लोबली, और 2023-24 में जो टोटल एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से हुआ है सामान, उसमें 8.21% टेक्सटाइल्स रहा है। ग्लोबल ट्रेड में जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसका 4.5% शेयर है।
और हमारे यहाँ से जो ज़्यादा एक्सपोर्ट जाता है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में जाता है। टोटल एक्सपोर्ट का 47%। इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है ऑलरेडी 3 लाख करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर चुका है और 2030 तक में से 9 लाख करोड़ रुपए पहुँचाना चाहते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड। दूसरा ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उदयपुर। तो सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 ये उदयपुर राजस्थान में हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा इंडिया एट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन। 5 की एरियाज पर ये जो कॉन्फ्रेंस है ये फोकस रही है। वाटर सिक्योरिटी, वाटर यूज एफिशिएंसी, गवर्नेंस, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड वाटर क्वालिटी। हु इज़ द न्यू एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया? भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, शंकर प्रसाद शर्मा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इन्होंने 5 देशों के कंबोडिया, मालदीव, सोमालिया, क्यूबा और नेपाल, इनके जो एम्बेसडर्स हैं या हाई कमिश्नर्स हैं उनके परिचय पत्र एक्सेप्ट किए हैं राष्ट्रपति भवन में। देख लेते हैं कौन कौन है। बैंक में एक बार इस तरह का एग्जाम पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। रथ मैनी ये एम्बेसडर है कंबोडिया के, भारत में अपॉइंट हुए हैं। एसद अजीमा हाई कमिश्नर ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। डॉक्टर अब्दुल्लाही मोहम्मद ओलुवा ये एम्बेसडर है सोमालिया के, भारत में। जुआन कार्लोस मार्सन ओगेरेला ये रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के एम्बेसडर बनाए गए हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल के एम्बेसडर बनाए गए हैं भारत में। India's first commercial trial shipment of pomegranate via sea route was sent by अपेडा टू विच कंट्री? अपेडा द्वारा समुद्र के रास्ते अनार की भारतीय पहली वाणिज्यिक परीक्षण शिपमेंट किस देश को भेजी गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे अपेडा हम बोलते हैं, इसने एग्रो स्टार और KB एक्सपोर्ट्स के साथ मिलकर इंडिया की फर्स्ट एवर कमर्शियल ट्रायल शिपमेंट्स ऑफ संगोला एंड भागवा पोमिग्रेनेट्स ये अनार की वैरायटी है, इन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा है, वो भी समुद्र के रास्ते। अपेडा आप सभी जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। एक और न्यूज़ है अपेडा से संबंधित, इसने बायोफेस्ट 2025 जो कि नुरेमबर्ग जर्मनी में हुआ है, यहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया है। What was the net profit reported by BSNL for October to December quarter of fiscal 2024-25 यानी कि फिजिकल 25 के थर्ड क्वार्टर में BSNL का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना रिपोर्ट किया गया है? वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए BSNL द्वारा रिपोर्ट किया गया शुद्ध लाभ कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है, 262 करोड़ रुपए। देखिए भारत संचार निगम लिमिटेड इसने अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स अपने अनाउंस कर दिए हैं फिजिकल 2024-25 के लिए। नेट प्रॉफिट रहा है 262 करोड़ रुपए का और 17 साल बाद प्रॉफिटेबल हुआ है BSNL। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 2007 के बाद से पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ है। लास्ट टाइम 2007 में प्रॉफिटेबल हुआ था। BSNL के जो सब्सक्राइबर्स हैं ये भी 9 करोड़ पहुंच चुके हैं दिसंबर में। जून में 8.4 करोड़ थे। PNB MetLife India Insurance Company Limited has recently partnered with which company माफ़ कीजिएगा। PNB MetLife India Insurance Company Limited ने हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्रू होम फाइनेंस। PNB MetLife India Insurance Company Limited या PNB MetLife इन्होंने एक पार्टनरशिप की है ट्रू होम फाइनेंस के साथ, जिसका पहले नाम श्री राम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड था और इसके जरिए जो ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है PNB MetLife का, ये ट्रू होम फाइनेंस के जो होम लोन कस्टमर्स हैं उनको ऑफर किया जाएगा। तो 165 ट्रू होम फाइनेंस ब्रांचेस अक्रॉस 17 स्टेट्स में ये ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन ऑफर किया जाएगा ट्रू होम फाइनेंस द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नोदी बंधन स्कीम? किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट बजट में 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं घाटल मास्टर प्लान प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम भी अनाउंस की है नोदी बंधन, जिसका मकसद रहेगा जो रिवर्स हैं वेटलैंड्स हैं उनको इंटरकनेक्ट करना, जहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है,
ठीक है, बाढ़ की समस्या है तो उनको एक नया रास्ता देना, उनको इंटरकनेक्ट करना। वेयर वॉज द सेकेंड एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड? दूसरा एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, एम्स झज्जर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स झज्जर कैंपस हरियाणा में सेकंड एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 को इनोग्रेट किया है। इस कॉन्क्लेव का थीम रहा डिस्कस प्रैक्टिस एंड रिसर्च एवेन्यूज इन ब्रेस्ट कैंसर। तो कैंसर से संबंधित यहाँ पर नॉलेज शेयर की गई है, इनोवेशन जो हुए हैं कैंसर के फील्ड में उनको शेयर किया गया है। ऑन्कोलॉजी मतलब जो कैंसर का डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। व्हाट इज रूटेज? रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्रोफेसर अजय सूद, द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक मिनट। तो हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद द्वारा लॉन्च किया गया रूटेज क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, रूरल टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, माफ़ कीजिएगा, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप है ना। ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर गलती से सी लिखा गया है। ऑप्शन ए रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, इसको मैं सही कर दूँ पीडीएफ में। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर, इसे लॉन्च किया गया है मंडोरा विलेज सोनीपत हरियाणा में। और रूरल एरियाज़ को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया प्रोफेसर अजय सूद द्वारा, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये जो यूनिक सेंटर है इसको ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मकसद क्या है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उनको रूरल एरियाज़ में भी उनको स्प्रेड किया जाए, जो रूरल नीड्स हैं उनका समाधान किया जाए टेक्नोलॉजीज़ के जरिए। तो इस तरह का ये सेंटर बनाया गया है। अंटिल व्हेन हैज़ द पीएम आशा स्कीम बीन अप्रूव्ड? पीएम आशा योजना को कब तक मंजूरी मिल गई है? सही आंसर ऑप्शन ए है, 2025-26। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा स्कीम जिसे कहते हैं, ये कंटिन्यू रहेगी 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल तक 2025-26 तक। और पीएम आशा स्कीम में क्या होता है, देखिए पहले तो ये जान लीजिए, जो प्रधानमंत्री तीसरे पैराग्राफ पर देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा कहते हैं, इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सितंबर 2018 में। और इसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ये तीनों ही इंक्लूड रहती हैं। तो इसका मकसद क्या होता है, जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को रजिस्टर करा सकते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जैसे नाफेड हो गई, FCI हो गई, ठीक है, यहाँ पर अपनी फसल को रजिस्टर करा सकते हैं। जब उनकी फसल हो जाती है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब ऐसा क्वालिटी मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि सड़ गई है फसल, ख़राब फसल है वो आप दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको MSP पर ख़रीद लेती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर गवर्नमेंट ख़रीद लेती है इन एजेंसीज़ के जरिए। तो उन्हें किसी एक्सटर्नल जो जैसे कोई मंडी वगैरह में ऐसे अलग से बेचने की ज़रूरत नहीं है MSP से नीचे, ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें घाटा होता है, तो सरकार उन्हें ख़रीद लेती है इन एजेंसीज़ के जरिए, बस इन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उसी संबंधित ये स्कीम है। द सोइल हेल्थ कार्ड कंटेन्स स्टेटस ऑफ द सोइल विद रिस्पेक्ट टू हाउ मेनी पैरामीटर्स? मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने मापदंडों के संबंध में मिट्टी की स्थिति बताई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 12। देखिए, जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में, और इसे पूरा एक डेकेड हो गया है, यानी कि एक दशक हो गया है लॉन्च किए हुए। और इसके बारे में अगर हम जान देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस सोइल हेल्थ कार्ड से ना, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, क्या उनके सोइल की जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसके बारे में, और किस तरह का मतलब किस चीज़ की डोज उनकी मृदा को चाहिए ये बताते हैं, ताकि उनकी सोइल हेल्थ अच्छी हो सके। इसमें जो है 12 पैरामीटर्स होते हैं, मतलब उनका स्टेटस बताया जाता है, जैसे NPKs, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, सल्फर, मैक्रो न्यूट्रेंट्स इन्हें कहते हैं, ऐसे ZNF, PCU, MnBO, ठीक है, जिंक और आयरन हो गया, कॉपर, मैग्नीज, ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स कहलाते हैं। pH एसिडिटी है या फिर बेसिसिटी है, मृदा का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन, इन सभी पैरामीटर्स को चेक करते हैं और बताया जाता है कि किसकी मात्रा कम है या कौन बैलेंस है।
साथ ही इसमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी बताया जाता है कि किस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। सोयल सैंपल्स ले जाते हैं 1 साल में 2 बार, एक तो रबी और खरीफ फसल को हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, 2 बार, एक बार रबी की हार्वेस्ट की उसके बाद, फिर एक बार खरीफ की क्रॉप जब हार्वेस्ट कर ली उसके बाद ले जाता है। मतलब जब कोई स्टैंडिंग क्रॉप ना हो फील्ड में, आपकी कोई फसल खड़ी ना हो, प्लेन हो फील्ड, तब सैंपल लिया जाता है। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम को मर्ज कर दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम में। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।